हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक आप लोगों के लिए लेकर के आया एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। पहली बार बेटा यूट्यूब में हम लेकर के आए हैं आपकी परीक्षा अध्ययन का संपूर्ण हल। अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हैं और आपको ऐसी उम्मीद है कि अब तो परीक्षा की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो गया है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है, तो ये पूरी सीरीज आप फॉलो करिए और देखिए आप कैसे बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, परीक्षा अध्ययन बेटा एमपी बोर्ड की एक ऐसी बुक है जिसमें ऑलमोस्ट बेटा 80% क्वेश्चंस तो परीक्षा अध्ययन से पूछे जाते हैं। और इस सीरीज में हम परीक्षा अध्ययन के साथ साथ बच्चों डिस्कस करेंगे 5 साल के आपके पुराने पेपर, जिनमें आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और भी बहुत कुछ है बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जिनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो गारंटी देता हूं बेटा, अगर आप ये पूरी सीरीज प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट बेटा 80 to 90% रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर वीडियो फॉलो करने हैं, साथ में बेटा नोट्स बनाते जाने। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। तो आप नोट्स पे फोकस रखें, खुद के नोट्स बनाएं। किसी किताब से बेटा डायरेक्ट पढ़ोगे आप लोग तो आपको वो मजा नहीं आएगा। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम यहां पर परीक्षा अध्ययन का अध्याय 1 विलयन। आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो अध्याय 1 है विलयन है बेटा। विलयन के बारे में हम बात करते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप उनको डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसा उत्तर लिख के आएंगे कि आपको अच्छे नंबर मिले, वो भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ बेटा जैसा कि आपको परीक्षा अध्ययन, आपके पास जो परीक्षा अध्ययन है उसमें बहुत सारे उत्तर बेटा गलत होते हैं, खास करके न्यूमेरिकल तो बहुत सारे गलत होते हैं, तो उसका भी सही सॉल्यूशन हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है क्या, विलयन। तो देखिए बेटा विलयन में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी कि इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और कोई एक सही उत्तर होगा, हमें उसे टिक करना होगा। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, आप चाहें तो अध्ययन साथ में रख करके बैठें ताकि आपको एक एक प्रश्न बेटा बहुत अच्छे से समझ में भी आए और कैसे उत्तर लिखना है वो भी आप लिखें, साथ में नोट्स बनाते जाएं। तो पहला प्रश्न है बेटा, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी द्रव में जब आप एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो क्या चीज कम होगी बेटा। ऑप्शन आपके सामने हिमांक, क्वथनांक, परासरण दाब और आयतन। तो इसको कैसे करें बच्चों हम, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म किन्हें कहते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। 4 अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो जैसे हमने बोला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब बेटा वाष्प दाब में कमी होगी लेकिन आपेक्षिक है, मतलब उस कमी को हम किसी के सापेक्ष निकालेंगे। तो वाष्प दाब में जब कमी होती है उसको जब हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा होता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि होती। कब, जब मैं एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाता हूं तो उसके क्वथनांक में बेटा वृद्धि होती। उन्नयन का मतलब है वृद्धि, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में बेटा कमी होती। जब मैं किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाता हूं तो क्या होगा बच्चों, उसके हिमांक में कमी होगी। और इसका उत्तर है, पूछा गया है बेटा क्या कम होता है, तो कम होता है हिमांक, क्योंकि यह एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो यह था पहला। चलिए अब देखते हैं बेटा दूसरा सवाल, किसी घोल के अणु संख्यक गुण आधारित है, मतलब बेटा कोई विलयन है आपके पास, उसके अणु संख्यक गुणधर्म किस पर आधारित है, विलायक की प्रकृति पर, विलेय की प्रकृति पर
विलेय के कणों की संख्या पर और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अभी अभी मैंने बताया अणु संख्यक गुणधर्म किस पर आधारित होते हैं बेटा, विलेय के कणों की संख्या पर। नाम ही बेटा अणु संख्यक गुणधर्म, मतलब विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर, आवासशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों अणु संख्यक गुणधर्म। फिर अगला सवाल है शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है। तो बेटा शुद्ध जल की मूलरता आपको याद रखना है 55.6 होती है। वैसे तो जब आप निकालते हो शुद्ध जल की मूलरता आती 55.55। तो अगर ये ऑप्शन मिलता तो ये भी सही है बेटा, नहीं तो आप मैथ्स में इतना तो जानते ही बेटा, अपन ने एक अंक यहां जोड़ दिया मतलब 55.66 मूलर होगी। फिर अगला सवाल हमारे पास क्या है बेटा, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। क्वथनांक उच्चतम होगा बेटा, क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब अणु संख्यक गुणधर्म उच्चतम किसका होगा। अणु संख्यक गुणधर्म हम किसे कहते हैं, किसी विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, अर्थात अणुओं की संख्या अधिक तो गुणधर्म का मान भी अधिक, अणुओं की संख्या कम तो गुणधर्म का मान भी कम। मतलब मुझे यह देखना है बेटा कि कणों की संख्या किसमें अधिक है और किसमें कम है। अगर मैं बात करूं जो विलयन मुझे दिए गए हैं उनकी सांद्रता बेटा, तो सांद्रता देखिए सबकी बराबर है, जो है कितनी 1 मोलर, मतलब कि 1 मोलर सांद्रता तो है सबके लिए बराबर। लेकिन यहां पर जो अंतर होगा बच्चों वो देखते हैं हम, जो Na2SO4 है इसको आयनों में तोड़ोगे आप तो 2 तो बनेंगे बेटा Na+ आयन और एक बनेगा आपका SO4 2- आयन। तो यहां पर अगर आप कुल आयनों की संख्या देखेंगे बेटा, तो यहां कुल आयनों की संख्या आएगी 3। कैसे, 2 Na+ और एक SO4 2-, कुल आयन आते हैं बेटा 3। फिर NaOH है आपका, NaOH को जब आप आयनों में तोड़ेंगे तो एक बनेगा Na+ और साथ में बच्चों एक बनेगा क्या, OH-। तो अगर इसमें आयनों की संख्या देखोगे तो आयनों की संख्या है बेटा 2, Na+1 OH-1, कुल आयन कितने हो गए 2। फिर अगला है बेटा KNO3, इसमें क्या होगा, एक होगा K+ और एक होगा बच्चों NO3-, यानी कि कुल 2 आयन होंगे। और लास्ट है बेटा अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3, इसमें भी आप आयनों की संख्या देखेंगे NH4+ और NO3-, यानी कि 2 आयन इसमें भी होते हैं। तो आप आयनों की संख्या देखिए, इसमें 3 आयन है, इसमें 2 आयन है, 2 आयन है, 2 आयन। तो कणों की संख्या सबसे अधिक है बेटा पहले वाले ऑप्शन में, और जिसमें कणों की संख्या अधिक होगी उसके लिए अणु संख्यक गुणधर्म का मान भी अधिक होगा, और जिसका अणु संख्यक गुणधर्म अधिक है बेटा मतलब उसका क्वथनांक भी अधिकतम होगा, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन जो है एक अणु संख्यक गुणधर्म है। सॉरी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन बेटा, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन दिए बेटा आपके सामने, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रासायनिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली बेटा कॉपर फेरोस साइनाइड से बनती है, Cu2FeCN6 इसका सूत्र होता है। तो आप बेटा नाम तो याद रखे ही रखें कि रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती, साथ में इसका सूत्र भी याद कर ले। हो सकता है कभी को आपसे सूत्र पूछ ले बेटा, नाम ना पूछ करके। तो सही आंसर होगा आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट है परासरण दाब, आयतन तथा ताप के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब बेटा कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा बेटा यहां पर मिसप्रिंट है, आप किताब में मिला लेंगे। यहां पर है पाई मतलब परासरण दाब, ये समानुपाती PV/T, फिर है बेटा पाई समानुपाती T, पाई समानुपाती V और बेटा पाई व्युत्क्रमानुपाती T। ठीक है ना, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन में से कौन सा असत्य है आपको ये पहचानना है बेटा। तो अब परासरण दाब का अगर सूत्र देखें तो सूत्र होता है बेटा पाई इज इक्वल टू CRT, या पाई बराबर होता है
nRT अपॉन V। क्या होता है बेटा? nRT अपॉन V। तो ये इसमें से कौन सा असत्य है वो हमें बताना है। तो देखते हैं बेटा, पाई बराबर, देखिए इसमें बोला है पाई समानुपाती PV अपॉन T, पाई समानुपाती T, पाई समानुपाती V और पाई व्युत्क्रमानुपाती T। एक बार बेटा मैं ये क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूं बुक में कि सही है या नहीं, ताकि अपन एकदम सही आंसर पर जा सके। हाँ तो बच्चों यहां पर हमने ऑप्शन चेक कर लिया है और यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दें, आप अपनी बुक से बच्चों मिला लें इसको। इस तरह के ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। तो अब इनमें से कौन सा असत्य है ये हमें मिलाना है। सबसे पहले मैं यहां से देखूं, यहां से बेटा सूत्र से ही हमें पूरी कहानी पता चलेगी। पाई, पाई और V में क्या संबंध है बेटा? पाई समानुपाती है V के, सॉरी पाई व्युत्क्रमानुपाती है V के, पाई व्युत्क्रमानुपाती है V के, समानुपाती नहीं है बेटा, ये असत्य है, यानी कि एक उत्तर तो ये हो गया। और देख ले बेटा, हो सकता है एक से ज्यादा उत्तर हो जाए। पाई समानुपाती है T के, तो बेटा पाई समानुपाती है T के, ये तो सही है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो सकता है। फिर लास्ट और मिला लें बेटा, पाई बराबर पाई समानुपाती है PV अपॉन T के, किसके बेटा? पाई समानुपाती है PV अपॉन T के, लेकिन ये भी आपका असत्य है, यानी कि आपके यहां पर 3 ऑप्शन असत्य है बेटा, एक ही ऑप्शन सत्य है। अगर सत्य पूछता तो मैं ये लिख करके आता, और ये बाकी के 3 क्या है बच्चों? असत्य है। ये इस प्रश्न का जो उत्तर है बेटा आपकी किताब में, मतलब परीक्षा अध्ययन में गलत दिया हुआ है, आप इसे सुधार लें। यहां पर असत्य कथन B, C और साथ ही साथ बेटा सॉरी जो असत्य कथन है D है, C है और A है। जो B आपका है बेटा ये तो सत्य है, तो ये ध्यान रखें, ये किताब में गलत है, इसको सुधार लें। एक्चुअल में क्वेश्चन बनना था बेटा असत्य की जगह यहां पर सत्य, ताकि उत्तर होता हमारा B। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें ध्यान दें कि असत्य कथन अगर पूछता है तो आंसर होगा A, C और D, लेकिन ये असत्य पूछेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कभी ऐसा नहीं होता कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सके। तो उस स्थिति में सत्य पूछता है तो मैं B को लिख देता। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? परासरण दाब, ये तो है बेटा। वाष्प दाब, ये बेटा बिल्कुल दिख रहा है, ये एक अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। क्यों? अणु संख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब थोड़ी ना हमारा कोई अणु संख्यक गुणधर्म है। बाकी हिमांक में अवनमन एक अच्छा अणु संख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन भी अणु संख्यक गुणधर्म है, तो इसलिए बेटा उत्तर होगा हमारा B, यानी कि वाष्प दाब। चलिए फिर अगला देखते हैं बेटा परासरण दाब का सूत्र। तो बेटा परासरण दाब का सूत्र अभी मैंने लिखा था, पाई बराबर, याद कर लेना बच्चों, CRT, या पाई बराबर C की जगह मोलरता, मतलब N अपॉन V RT, N अपॉन V RT, यानी कि C ऑप्शन सही है बेटा। अगला है पीतल क्या है? तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है बच्चों, पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है। तो ये एक ठोस विलयन है। क्या है बेटा? ये एक ठोस विलयन है, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर बेटा देखते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये तो बच्चों आपने याद कर ही लिए होंगे। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? मोललता। तो आंसर होगा इसका क्या? मोललता। फिर चलिए आगे देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था? तो बेटा ये तो अपन भूल ही नहीं सकते हैं, हेनरी का नियम हम पढ़ते हैं बेटा, जो गैसों की द्रव में विलेयता को समझाता है। तो आंसर होगा C, यानी कि हेनरी ने। अब अगला प्रश्न है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब खाली स्थान है बेटा, उन खाली स्थानों को हमें भरना है। चलिए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। पहला है क्या? 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो बेटा अभी अभी देखा था हमने
ये कहलाती बच्चों क्या? मूललता। तो पहले का उत्तर होगा आपका मूललता। दूसरा बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम बोलते हैं बच्चों मूलरता। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे? मूलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूललता। मूललता का मात्रक, तो देखो बेटा मूललता को हम मोल प्रति केजी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की मात्रक हो गया मोल, कितने में बेटा? प्रति किलोग्राम। तो मोल प्रति किलोग्राम आपका सही उत्तर होगा। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? जल की मोलरता बच्चों मैंने आपको बोला, आप याद कर लो, 55.55 मोलर। ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलेयता। सोच करके देखिए बेटा, किसी द्रव में एक गैस घुली हुई है और आपने ताप बढ़ाए तो गैस और घुलेगी या बेटा घुली हुई गैस बाहर जाएगी? जी हां, जो आप सोच रहे हैं वही होगा, मतलब कि घुली हुई गैस बाहर निकल जाएगी, अर्थात बेटा विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर बेटा अवाष्यशील विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, यहां बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां खालिस्तान हो जाता है आएगा, है ना? तो ये खालिस्तान फिर से पढ़े एक बार। अवाष्यशील विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, तो ये तो बेटा आपको पता होगा कि वाष्प दाब हमेशा कम होता है। क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो इसका उत्तर होगा कम। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न है सत्य असत्य, मतलब बेटा कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है हमको पहचानना है। तो बड़े आसानी से बेटा अपन पहचान लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम तो इसमें है नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपका? अणु संख्यक गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। मतलब बेटा अणु संख्यक गुणधर्म क्या विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं? नहीं बेटा नहीं करते, तो ये होगा आपका असत्य। फिर क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, यह भी असत्य है बेटा। क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है, बिल्कुल सही है बेटा। हम एक सूत्र पढ़ते हैं, PA नॉट माइनस PA बटे PA नॉट बराबर XB। यह सूत्र बताता है बेटा कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है यह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यह भी असत्य है बेटा, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब बेटा क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता, बराबर होता है। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक केल्विन केजी प्रति मूल होता है, ये तो सही है बेटा। कैसे आया थोड़ा सा अपन देखते हैं बच्चों, डिस्कस करते चलते हैं। क्या होगा देखिए, हमने पढ़ा था बेटा मूलल उन्नयन, मतलब जब हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणित एम, और ये केबी जो है इसी को हम बोलते हैं मूलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक, है ना? क्या? मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो केबी बराबर क्या होगा बच्चों? केबी का अगर मैं सूत्र बनाऊं तो ये होगा डेल्टा टीबी बटे एम। डेल्टा टीबी मतलब ताप है बेटा, ताप की इकाई होगी केल्विन, और मूललता की इकाई तो अभी अभी हमने बोला बेटा मोल प्रति केजी, तो ये केजी ऊपर चला जाएगा तो इकाई आएगी बेटा केल्विन केजी प्रति मोल। इकाई क्या जाएगी बेटा? केल्विन केजी प्रति मोल। तो ये बिल्कुल सत्य है बेटा, सही है ये। फिर हिमांक में अवनमन विलेय की मूललता के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है। कैसे? हमने पढ़ा है बेटा डेल्टा TF समानुपाती होता है मूललता के, है ना? तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारा खत्म होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सही जोड़ी मिलाइए। आसान होती बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं जिनमें हमें सही जोड़ी मिलाना होता है। सबसे पहले परासरण दाब। तो बेटा परासरण दाब जो होता है
ये वॉन्टॉफ के नियम से निकलता है बेटा। पाई बराबर CRT जो है ये वॉन्टॉफ का नियम है। हिमांक में अवनमन, तो बेटा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF वाला सूत्र होगा। फिर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB वाला होगा बेटा। मोलरता, मोलरता किससे संबंधित है? मोलों की संख्या से। और ठोस विलयन, ठोस प्रावस्था में विलयन। तो इस तरह से बेटा अगर आंसर हम देखें तो क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर आया C। फर्स्ट का क्या आया बेटा? C। सेकंड का आया E। सेकंड का क्या आया बेटा? E। फिर थर्ड का आया बेटा A। फोर्थ का मोलरता B। और फिफ्थ का आया बच्चों D। इस तरह से ये हमने सारे सही जोड़ियों का मिलान कर दिया है। चलिए फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और देखते हैं। अब एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है बेटा अपने को, है ना। देते हैं बेटा उत्तर। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई विलेय, कोई गैस हो। मतलब बेटा हमें ऐसा ठोस विलयन बताना है जिसमें गैस घुली हुई हो। अब कैसे सर? बहुत सारे उदाहरण बेटा। जब कोई धातु गैस को अधिशोषित करती है, जैसे बेटा प्लेटिनम हाइड्रोजन को अपनी सतह में बैठा लेती है, सतह के ऊपर इकट्ठी कर लेती, तो वो इसका उदाहरण हो सकता है। या बेटा स्पंज जो है, स्पंज द्वारा हवा का अवशोषण करना, ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। तो ज्यादा अच्छा होगा हम लिखेंगे उदाहरण बेटा धातु द्वारा गैस का अधिशोषण। ये बहुत अच्छा उदाहरण इसका बनता है ना। तो ये एक बढ़िया है बेटा प्रश्न, ये बिल्कुल पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न छोटे मोटे। फिर नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र। तो नॉर्मलता के लिए बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो अब याद कर ले बेटा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का आयतन वो भी किस इकाई में होगा बेटा? लीटर में। तो ध्यान रखें बेटा ये एक अच्छा प्रश्न है। अगर आप नॉर्मलता की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है बेटा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है बेटा? प्रदूषण, देखिए प्रदूषण जो होता है वो गैसों की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसीलिए इसके लिए जो इकाई हम लेते हैं यूज में वो होती है बेटा ppm। क्या होती है इसकी इकाई? ppm। तो कभी भी प्रदूषण, या बेटा प्रदूषण ही नहीं, अगर ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें विलेय बहुत कम है, जैसे आ जाए जल में लवण की मात्रा, तो वो भी ppm में दी जाएगी। जल की कठोरता ppm में दी जाएगी, क्योंकि इनकी मात्रा जो है जल में लवण की या प्रदूषण की मात्रा वायुमंडल में, तो ये सब बहुत कम है बेटा। जब जब विलेय बहुत कम होगा इकाई हम क्या लेंगे? ppm। विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करने का सूत्र। विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना है बेटा तो राउल्ट के नियम का सूत्र है Pa बराबर विलयन का। विलयन के लिए बेटा सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र होगा? PS मतलब S मतलब सॉल्यूशन बेटा। विलयन का वाष्पदाब बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। ये होता है बेटा राउल्ट के नियम से निकाला गया सूत्र, जिसमें हम विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करते हैं। फिर है किशमिश जल में क्यों फूल जाती है? तो ये तो हर बच्चे को पता होगा बेटा, परासरण के कारण। किसके कारण बेटा? परासरण के कारण। इसमें क्या होता है? परासरण होता है, अर्थात बेटा शुद्ध विलायक किशमिश के अंदर, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक पहुंच जाता है, जिससे किशमिश के अंदर पानी समा जाता है और वह फूल जाती है। फिर बच्चों यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको अपन थोड़ा सा सही लिख देते हैं। ये होगा क्या? PA बराबर PA0 XA। यह व्यंजक क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें बच्चों, यह व्यंजक कहलाता है आपका राउल्ट का नियम। क्या कहलाता है बेटा?
राउल्ट का नियम। तो इस तरीके से एक शब्द में या एक वाक्य में आप उत्तर लिख सकते हैं। चलिए फिर बेटा आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न जो आपके पास है, परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बेटा, जब आप ताप बढ़ाते, पहले तो परासरण क्या है आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा पहले मैं परासरण को समझाता हूं। परासरण क्या होता है, ये हमने एक पात्र लिया बच्चों, इस पात्र में बीच में हमने लगा दी क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये लगा दिया हमने क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। और एक तरफ हमने लिया कम सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाला मतलब बेटा पतला विलयन, जबकि दूसरी तरफ लिया बच्चों हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन, यानी कि थोड़ा गाढ़ा विलयन। ठीक है ना, एक तरफ लिया पतला विलयन और दूसरी तरफ लिया गाढ़ा विलयन। एक तरफ हमने देखा सांद्रता कैसी है, कम सांद्रता है, एक तरफ कम सांद्रता है बेटा, और दूसरी तरफ क्या है, अधिक सांद्रता है। तो जब हम इस तरह से बच्चों क्या करेंगे, कम सांद्रता तथा अधिक सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पता होगा, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के छोटे कण तो आर पार चले जाते हैं, लेकिन विलेय के कण बड़े होने के कारण आर पार नहीं जाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब हम कम सांद्रता से तथा अधिक सांद्रता वाले विलयनों को पृथक करेंगे तो यहां पर विलायक का प्रवाह होगा। क्या होगा बच्चों, विलायक का प्रवाह, मतलब विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर बहने लगेगा, और इसे ही हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलेंगे बच्चों, परासरण। अब बोला गया है ताप का क्या प्रभाव होगा, तो बेटा ताप बढ़ाओगे आप तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो अणु तेजी से गति करेंगे, यानी कि परासरण तेजी से होने लगेगा। इस तरीके से समझिए। या दूसरा तरीका है बेटा आपको समझने के लिए, सूत्र से, पाई बराबर क्या है, CRT। तो बेटा पाई, देखिए संबंध अगर निकाले हम पाई में और टी में, तो पाई समानुपाती टी, ये निकलता है। देखिए पाई बराबर CRT, इसी से निकलेगा पाई समानुपाती टी। मतलब बेटा ताप बढ़ाने पर पाई यानी कि परासरण दाब बढ़ रहा है। तो दोनों में से कोई भी तरीका हो बेटा, उत्तर हम क्या लिखेंगे, चलिए वो भी देखते हैं हम। सारी चीजें मैं सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूं बच्चों आपको, बस आपको करना क्या है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, और साथ में नोट्स बनाते चलना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके, है ना। तो चलिए अब हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, परासरण क्रिया तीव्र गति से होने लगती है, तीव्र गति से होने लगती है, ठीक है ना, तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण अणुओं का, विलायक के अणुओं का प्रवाह, जिसके कारण विलायक के अणुओं का प्रवाह तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा इसका उत्तर। इस तरीके से आप लिख करके आए, आपको आराम से बेटा नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा, ये भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न का ही है।
विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो ये तो बेटा बहुत आसानी से आप लिख ही लेंगे कि किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म बेटा अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तथा वियोजन या संगुणन हो जाने पर अणुओं की संख्या परिवर्तित होती है, जिससे अणु संख्या गुणधर्म के मान भी परिवर्तित होते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई सिंपल शब्दों में पूछे कि ये किस पर निर्भर करते हैं, तो हम सीधे बोलेंगे कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, अणु संख्या गुणधर्म का मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या बोले या उससे अच्छा बेटा आप कणों की संख्या लिखें। अणु संख्या गुणधर्मों का मान कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए बेटा फिर अगला प्रश्न, ये एक छोटा सा बेटा अपने पास क्या है, न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसको। आसान होते हैं बेटा न्यूमेरिकल, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल में कुछ खास होता नहीं है, सूत्र में मान रखना होता है और आसानी से उत्तर आ जाता है। तो सबसे पहले आप कभी भी न्यूमेरिकल करें ना, जो प्रश्न में दिया है उसको अच्छे से पढ़ें पहले तो, और जैसे जैसे प्रश्न को पढ़ते जाएं साथ में बेटा जो जो वैल्यू मिल रही है उसको लिखते चलें। कैसे? जैसे मैंने पढ़ा, जब एस्पिरिन के कितना है बेटा 6.5 ग्राम एस्पिरिन, मतलब मुझे यह पता चल गया कि एस्पिरिन का भार दिया है बेटा, एस्पिरिन का भार दिया है मुझे 6.5 ग्राम को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल, ठीक है बेटा, एसीटोनाइट्राइल का भार भी दिया हमको। एसीटोनाइट्राइल कितना है बेटा? एसीटोनाइट्राइल 450 ग्राम। कितना है बच्चों? 450 ग्राम में घोला गया है। तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत, तो देखिए बेटा ये दो चीजें दी हैं और आपको बोल रहा है भार प्रतिशत बताना है एस्पिरिन का कितना होगा। तो इतना देखिए, ये मैंने मन से नहीं लिखा, मैं प्रश्न पढ़ते गया, एक एक लाइन को बेटा 2-4 टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ा, जो जो मान निकले मैंने उनको लिख लिया। अब भार प्रतिशत का सूत्र तो बेटा आपको आना चाहिए। भार प्रतिशत बराबर क्या होता है? जिसका भार प्रतिशत निकाल रहे उसका भार, एस्पिरिन का भार प्रतिशत निकाल रहे तो एस्पिरिन का भार बटे विलयन का कुल भार गुणित 100। इस तरीके से हम भार प्रतिशत निकालते हैं। तो आइए बेटा निकालते हैं अपन इसका भार प्रतिशत। तो एस्पिरिन का भार कितना है बच्चों अपने पास? 6.5 ग्राम। और विलयन का कुल भार, तो बेटा 450 में 6.5 जोड़ेंगे तो 456.5 आ जाएगा, गुणित 100 करना है बच्चों। तो देखिए यहां दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा, 13 पना 65, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब बेटा गुणा कर दें हम तो 1300 हो जाएगा बटे 913। अब मैं क्या करता हूं बेटा, डायरेक्ट भाग दे देता हूं। तो 913 से एक बार जाएगा बेटा भाग, बचेगा कितना? 387। कितना बचेगा बेटा? 387। जीरो लगाए, दशमलव दिए, तो अब कितने बार होगा बेटा? 4 बार होगा। 9 चौके 36 होता है, 13 चौके 52, तो 3652 आएगा बेटा। ये बचेगा 8 और 6 में से 5 गया 1 और बेटा 8 में से 6 गए 2, है ना, 218 बचेगा। फिर यहां एक जीरो और लगाए तो 9 दूनी 18 बेटा, 2 बार होगा। ये आ गया इसका भार प्रतिशत 1.42। कम से कम बेटा दशमलव के बाद 2 अंक तक तो आपको करना ही पड़ेगा। 1.42% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा अब अगला है असामान्य अणुभार क्या है। तो देखिए असामान्य अणुभार क्या होता है, ध्यान से समझे बच्चों। यहां पर इसको समझने के लिए मैं 2 यौगिकों के उदाहरण ले रहा हूं। एक है बच्चों हमारे पास ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यह है आपका ग्लूकोज। और दूसरा है बेटा NaCl। तो अगर ग्लूकोज को देखा बेटा, जब हम इसका विलयन बनाएंगे तो ग्लूकोज ना तो आयनों में टूटेगा बेटा और ना ही इसके अणु इकट्ठे होंगे, मतलब ना तो इसमें वियोजन हो रहा होगा और ना ही संगुणन हो रहा होगा। तो बेटा इसमें तो असामान्य वाली कोई स्थिति आई ही नहीं, ना तो ये आयनों में टूटेगा और ना ही बेटा इसके अणु इकट्ठे होंगे, मतलब असामान्य वाली तो इसमें कोई स्थिति नहीं। लेकिन
वहीं जब मैंने अपने NaCl का विलयन बनाया तो बच्चों जैसे ही मैंने इसका विलयन बनाया ये अपने आयनों में टूटा, Na+ और Cl-। ठीक है ना, कौन कौन से आयनों में टूटा बच्चों? Na+ और Cl-। अब क्योंकि ये अपने आयनों में टूट गया, पहले जब ये इकट्ठा था बेटा बड़ा अणु था, जब ये आयनों में नहीं टूटा था, अर्थात मैंने जब वियोजन या संगुणन को नहीं मान के चल रहा था, तो इसका जो अणुभार था बच्चों उससे हम क्या बोलेंगे बालक? सामान्य अणुभार। क्या बोलेंगे इसे हम? सामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार मतलब जब हमने वियोजन या संगुणन को लेके नहीं चले, तो ये है बच्चों क्या? सामान्य अणुभार। लेकिन जब ये आयनों में टूट गया तो आयनों में टूटने से इसका अणुभार बेटा बदल गया। क्यों बदलेगा भैया? आयन छोटे होते हैं तो अणुभार भी कम होगा। तो ये जो नया अणुभार होगा इन आयनों का, इसको बोलेंगे बच्चों हम असामान्य अणुभार। क्या बोलेंगे बेटा? असामान्य अणुभार। तो अर्थात असामान्य अणुभार विलेय के कणों का वह अणुभार जो वियोजन या संगुणन के कारण प्राप्त होता है, उसे हम असामान्य अणुभार कहते हैं। तो इसका उत्तर बेटा चलिए अपन लिखते हैं। कई प्रश्नों के उत्तर बेटा मैंने देखा आपकी अध्ययन में बहुत ही गलत है बेटा, मतलब बहुत अजीबोगरीब तरीके से उसने लिखा है, तो आप इसलिए उत्तर थोड़ा सही तरीके से लेंगे बेटा। इसका उत्तर क्या होगा कि विद्युत, जब किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाया जाता है, जब किसी विद्युत अपघट्य बेटा, क्योंकि जो वियोजन या संगुणन है विद्युत अपघट्य के लिए ही होता है, विद्युत अनपघट्य में तो असामान्य वाली कोई स्थिति होती ही नहीं है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाया जाता है, जलीय विलयन बनाया जाता है, तो क्या होगा बच्चों? तो उसमें वियोजन या संगुणन की प्रक्रिया होती है, संगुणन की प्रक्रिया होती है, तथा क्या होगा बेटा? वियोजन या संगुणन के कारण, वियोजन या संगुणन के कारण यौगिक का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब जब बेटा अणुभार परिवर्तित हो जाता है, इस अणुभार को, मतलब जो परिवर्तित होने से वियोजन या संगुणन के कारण जो परिवर्तित अणुभार मिला, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? असामान्य अणुभार कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। तो इस तरीके से उत्तर लिखें बेटा तो थोड़ा अच्छा होगा, है ना। साथ में लिखते जाएं ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। चलिए देखते हैं बेटा, अगला है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता द्रव में कम होती है। अर्थात जैसे कोई द्रव में एक गैस घुली हुई है बेटा, अब मैंने ताप बढ़ा दिया उसका, तो द्रव में गैस जो घुली थी वो बाहर भागेगी, अर्थात उसकी विलेयता क्या होगी बच्चों? लगातार कम होते जाएगी। देखिए, अगर गैस और घुल रही है मतलब विलेयता बढ़ेगी, घुली हुई गैस बाहर भग रही मतलब विलेयता कम होगी। तो क्योंकि बेटा ताप बढ़ाएंगे तो घुली हुई गैस बाहर भगेगी, अर्थात उसकी विलेयता कम होगी। तो ऐसा क्यों होगा? तो बेटा इसके दो तरीके से जवाब मैं दे सकता हूं, दो तरीके से उत्तर हम बता सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा आप इसको ऐसा समझें कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है,
तथा जिसके कारण वे तेजी से गति करने लगते हैं एवं गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाने पर वे द्रव की सतह को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण विलेयता कम हो जाती है। एक बार फिर से सुने बेटा, अब लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख लें कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अणु ऊपर की तरफ गति करते हैं तथा गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाने पर वे द्रव की सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण विलेयता घटती है। तो यह होता है बेटा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न है, अगला बेटा न्यूमेरिकल है फिर से, और न्यूमेरिकल तो बेटा बड़े फेवरेट होते हैं अपने, और ये न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं बेटा आपकी परीक्षा अध्ययन में भी लिखा होगा, ये 2019 में बेटा एमपी बोर्ड में पूछा गया था। कितने में? 2019 में बेटा एमपी बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न आपको आया था, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें बेटा, ये बिल्कुल आपको बनना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक और बात बताऊं बच्चों, मैंने देखा ज्यादातर न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा अध्ययन में बेटा गलत है। अब ये बात मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको लगता होगा अरे सर आप बुक से ज्यादा जान रहे हैं क्या, तो चाहे तो आप प्रश्नों को बेटा अपने कोई दूसरे टीचर से चेक कराएं, या चाहे तो सबसे अच्छा बेटा गूगल करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे प्रश्न, बहुत सारे हैं बेटा ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर गलत है, हल करने का तरीका गलत है। तो इसलिए उससे बिल्कुल ना करें, आप तो बस उससे प्रश्न उठाएं, उत्तर अपने बनाएं बेटा, हल अपना बनाएं। तो क्या बोल रहा है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल, यहां से बेटा अभी तक जो मुझे मिला वो ये मिला कि जल कितना है मेरे पास, 1 लीटर है। और जल तो जानते हो बेटा 1 लीटर का मतलब है 1 किलो, मतलब 1 kg, 1 किलोग्राम जल है मेरे पास। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व तो होता है 1 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml जल का भार होता है 1 ग्राम, और बेटा 1 लीटर जल का भार होता है 1 किलोग्राम। अन्य द्रवों में ऐसा नहीं होता, जैसे आप तेल वगैरह खरीदते हैं तो बेटा 1 लीटर तेल और 1 किलो तेल अलग अलग होते हैं, जबकि पानी में, जल में बेटा ऐसा है कि 1 लीटर जल और 1 किलो जल बराबर होता है। N2 का आंशिक दाब, तो बेटा N2 का आंशिक दाब आपको दिया है यहां पर 0.987 बार। ये बार बेटा अंग्रेजी वाला बार है, एक्चुअल में ये कौन सा बार है बेटा, दाब की इकाई है। दाब की इकाई आपने देखा होगा ATM भी होती है, वैसे ही बेटा एक इकाई है ये बार। तथा आगे बोल रहा है बेटा 293 केल्विन ताप पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान, बस बेटा काम यहां से मुझे समझ में आ गया। KH दिया है आपको, कितना दिया है, 76.48 बार। अब पूछा जा रहा है बच्चों यहां पर हमसे, क्या पूछा जा रहा है, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, मतलब N2 के जो मिलीमोल की संख्या है वो बतानी है बेटा। बता देंगे अपन, देखते हैं बेटा। हेनरी के नियम का जो सूत्र है उसका यहां उपयोग करूंगा मैं। क्या सूत्र होता है बेटा हेनरी के नियम का, सीधा सीधा सूत्र है पी गैस बराबर, पी गैस मतलब बेटा गैस का दाब, है ना। अंग्रेजी में ना लिखना हो बेटा तो हिंदी में भी अपन लिख ही सकते हैं, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब यानी पी गैस बराबर KH गुणित गैस का मोल प्रभाज, मतलब X गैस, गैस का मोल प्रभाज। इस तरीके से बेटा अपन ये सूत्र लेते हैं। अब पी गैस जो है मेरे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 0.987। KH का मान देखिए बेटा, बार यहां भी है तो यूनिट का तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधे वैल्यू रख सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात है क्या बेटा, गैस का मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे बेटा, मोल प्रभाज जब भी किसी का भी निकालना हो उसके मोल बटे कुल मोल, मतलब क्या बोल रहा हूं बेटा, गैस का मोल प्रभाज
बटे गैस के मोल, सॉरी बेटा, गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस के मोल बटे कुल मोल। अब कुल मोल मतलब बेटा गैस के मोल धन जो उसमें विलायक है यानी कि जल H2O के मोल। समझना बेटा फिर से एक बार, गैस का मोल प्रभाज मतलब कैसे निकालेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे उसके मोल बटे कुल मोल, गैस का मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मतलब बेटा गैस के मोल और जल के मोल मिला देंगे अपन। सही है। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये मान यहां आ जाएगा बेटा क्या, 0.987 बटे में आ जाएगा आपका 76.48। ये हो गया। यहां पर है बेटा गैस के मोल, ये तो हमें नहीं पता बेटा, यही तो हमें निकालना है, बटे। अब देखिए गैस के मोल सामान्यतः बहुत कम होते हैं बेटा, क्योंकि गैस के मोल बहुत कम है, गैस के जो मोल है बेटा वो बहुत 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 कम है, इसीलिए जल के मोल में गैस के मोल जोड़े या ना जोड़े बेटा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बिल्कुल ऐसा समझे बेटा, आप अपना वजन तुलवाएं जितना भी आया, दूसरे दिन आप अपने बाल कटा के जाएं बेटा, फिर वजन तुलवाएं, क्या कोई खास फर्क आएगा वजन में? नहीं आएगा ना। मतलब बालों का वजन जोड़े या ना जोड़े बेटा हमारे शरीर के वजन के तुलना में नगण्य होता है। वैसे ही बेटा जब हम क्या करें बेटा, जल इतना अधिक है, गैस के मोल क्योंकि बहुत कम है, तो गैस के मोल को हम जल के मोल में जोड़ भी दें तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, यानी कि ये तो लगभग जल के मोल के बराबर ही होगा। तो यहां पर मैं गैस के मोल हटा भी दूं बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल के मोल लिख लूं। देखते हैं बेटा, शायद अब हमें जल के बारे में कुछ कुछ दिया है, तो ये तो अभी मैं हल नहीं कर रहा हूं बेटा, देखते हैं शायद आगे कुछ आसान तरीके से कट जाए, नहीं तो बेटा अपन गुणा भाग तो आता है अपने से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जल के मोल कैसे निकालोगे, दिया हुआ भार बटे अणु भार। जल के मोल कैसे निकालेंगे बेटा, दिया हुआ भार मतलब कितना है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम जल है बेटा, 1 लीटर जल है मतलब 1 किलोग्राम जल है, मतलब 1000 ग्राम दिया हुआ भार बटे अणु भार होता है बेटा 18। कितना होता है 18, तो 1000 बटे 18, या बच्चों आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 55.55। तो अपन तो एक काम करते हैं बेटा, दशमलव में ही रख लें, हालांकि देख लेना आप जो कैलकुलेशन आपको इजी लगे वो कर लेना बेटा। 55 देखो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, कभी भी ये गणित वाला काम जो है ना किसी का देख के मत किया करो आप, अगर आप देख के कर लोगे ना सीख नहीं पाओगे, आप खुद का करो ना बेटा, गुणा भाग जोड़ना घटाना हम बचपन से कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए। अब देखते हैं बेटा, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे हम, एन गैस निकालना है, गैस के मोल निकालना है बच्चों, तो इसको यहीं बचाओ, ये यहां गुणा में आ जाएगा 0.987 गुणित 55.55 बटे 76.48, ये आया बेटा। अब इसमें थोड़ा सा बेटा गणित का काम हम करना होगा। अब देखिए वैसे तो अपन कर सकते हैं बेटा, गणित अपनी बहुत अच्छी, लेकिन मैं एक काम करता हूं थोड़ा जल्दी हो जाए काम अपना, मतलब ज्यादा देर ना लगे, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। आप लोग बेटा आराम से इसको क्या करना, गुणा भाग करके ही देखना और इत्मीनान से करना बेटा, कोई बहुत कठिन कुछ है नहीं। यहां पर अगर हम ये गुणा भाग करेंगे बेटा तो जो उत्तर आया था वो आएगा 0.716। कितना आएगा बेटा, एन गैस बराबर यह जाएगा 0.716 मोल, मतलब बेटा ये गैस के आ गए मोल, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा था बच्चों, सवाल में मोल नहीं पूछा बेटा, मिली मोल पूछा है, मिली मोल निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है। तो गैस के मिली मोल, मिली के लिए क्या करेंगे बेटा 1000 का गुणा कर देंगे, मिली मोल बराबर 0.716 गुणित 1000, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 716 मिली मोल। इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे फिर एक और न्यूमेरिकल बेटा, और देखकर मुझे लग रहा है शायद सेम फॉर्मूला पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। सवाल कह रहा है बेटा हमसे,
298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान। बच्चों मुझे हेनरी स्थिरांक यानी KH दिया हुआ है 1.67 गुणित 10⁸ पास्कल। ठीक है बेटा, पास्कल है। 500 ml सोडा जल, मतलब बेटा जल यहां पर कितना है आपके पास 500 ml। अब सोडा जल बोल रहा है बेटा, ये आपको लगेगा सर आप जल क्यों ले लिए 500 ml। बेटा सोडा जल यानी जल में CO2 गैस मिली है तो वो सोडा जल बन गया बेटा। तो जल इतना है और उसमें गैस मिली है। 2.5 ATM दाब, मतलब बेटा 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया, मतलब इसके अंदर जो गैस है CO2 गैस, उसका दाब कितना दिया बच्चों 2.5 ATM। ठीक है, तो घुली हुई CO2 की मात्रा बताना है बेटा। ठीक है, कर लेंगे बेटा, मात्रा निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे बेटा, सबसे पहले तो ये दिया है पास्कल में, तो मेरा बेटा पहला काम तो होगा इसको भी हम बदल लें बेटा रास्कल नहीं पास्कल में। कैसे बदलेंगे बच्चों, तो 2.5 गुणित, याद होगा बेटा आपको एक ATM में कितना पास्कल होता है बेटा 1.01325 गुणित 10⁵5 कितना होगा बेटा 1.01325, लगभग बेटा 1.013 भी लिख दोगे चलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गुणा करते हैं बेटा 25 पंचे 125, 50 6 बज गया, 25 3 75 और 6 81, 8 बचा बेटा 25 एकम 25 और 8 33 बज गए 3, तो ये 3 आ गया बेटा 25 एकम 25, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, 3 3 6 2.533 अब बेटा आपको भी पता है कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो हमने इतना काम कर लिया। ठीक है, गुणित 10⁵5, तो ये बन गया बेटा क्या पास्कल, इसको हमने बदल दिया पास्कल में। कैसे बदले बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एक ATM में कितना पास्कल होता है बेटा 1.01325 गुणित 10⁵5 पास्कल। अब फिर से वही बात है बेटा, अपने पास तो हेनरी के नियम का एक ही सूत्र है, CO2 गैस का दाब बराबर KH गुणित मूल प्रभाज, किसका बेटा CO2 गैस का मूल प्रभाज। ठीक है ना, तो दाब कितना दिया बेटा CO2 का अपने को 2.533 गुणित 10⁵5 बराबर KH कितना है बेटा, KH है आपका 1.67 गुणित 10⁵8 मोल प्रभाज। बेटा मोल प्रभाज फिर से कैसे निकालेंगे हम, गैस के मूल, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल बटे कुल मूल, तो NCO2 धन NH2। अब देखो बेटा इस सवाल की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक क्या पहले ही बता चुका हूं मैं वो बात कि जब ऐसे सवाल आए, क्योंकि हम जल में जब गैस डालते बेटा तो गैस बहुत कम होती है जल की मात्रा की तुलना में, तो वहां पर हम गैस के मूल और जल के मूलों को जोड़ें तो बेटा लगभग जल के मूल के बराबर ही आएगा, इसलिए नीचे हम गैस के मूल लें या ना लें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखते हैं बेटा यहां पर ये हो जाएगा 2.533 गुणित 10⁵5, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेटा, बटे 1.67 गुणित 10⁵8 बराबर CO2 के मूल बटे जल के मूल। जल के मूल कैसे निकालें बेटा, तो जल के मूल निकालना है दिया हुआ भार बटे अणु भार, तो जल बेटा देखते हैं कितना भार दिया है अपने को 500 ml, 500 ml मतलब बेटा 500 ग्राम, तो दिया हुआ भार हो गया 500 ग्राम बटे अणु भार बेटा 18, ये आ गया 500 बटे 18, 500 बटे 18, तो ये 500 बटे 18 यहां से यहां आएगा बेटा गुणा में आ जाएगा, तो CO2 के अगर मूल निकालने तो हम क्या करेंगे बच्चों, या चाहे तो आप इसको यहीं हल कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी, 2 2 इनाम 18, 2 दूनी 4,
बेटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 250 हो गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बच गया बेटा 7, 70 हो गया। 9 8 72, 9 7 63, बच गया बेटा 7। तो 7 7 ये आते जाएगा, मतलब 27.77 आ रहा है बेटा। तो ये 27.77 को यहां गुणा में ले जाएं तो 2.533 गुणित 10 की घात 5 बटे गुणित हो गया बेटा 27.77 बटे 1.67 गुणित 10 की घात 8। अब फिर से बेटा गुणा भाग आप लोग अपने तरीके से करें। हम तो क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें बचाना है यहां पर समय, तो समय बचाने के लिए करते हैं कुछ काम, कैलकुलेटर का यूज, है ना बेटा। तो कैलकुलेटर से हमने ये कैलकुलेशन फटाफट कर डाली ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए, है ना। तो ये आया बेटा 42.12। कितना आया बेटा, CO2 के मूल आए 42.12 गुणित 10 की घात ऋण 3। कितने आ गए बेटा, 42.12 गुणित 10 की घात ऋण 3। ये तो आए बेटा इसके क्या, मोल। लेकिन मात्रा पूछा है, मात्रा मतलब भार। तो बेटा CO2 का भार कैसे निकालेंगे, CO2 का भार अगर निकालना है तो मोल से भार कैसे निकालते हैं बेटा, गुणित अणुभार कर देते हैं मोल गुणित अणुभार। तो बच्चों 42.12 गुणित 10 की घात ऋण 3 गुणित 44, अणुभार CO2 का बेटा निकालते बनता है आपसे 44 होता है। CO2 C का 12 धन O का 16 गुणित 2, 16 दूनी 32 और 12 44, है ना, अणुभार 44 है। अब बस बेटा गुणा करना है, फिर से तो कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बहुत तो मेहनत अपन भी करते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो ये हो जाएगा बेटा 8 2 12 और 1 13, 8 6 14 और 1 15, 7 और 1 8, ये और 2 अंकों के पहले, मतलब बेटा 1853.28 गुणित 10 की घात ऋण 3। और अब इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1.85 ग्राम। कितना बेटा, 1.85 ग्राम। ये होगा हमारा उत्तर। तो बेटा इस तरीके से एक और सवाल हमने कर लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। सॉरी बेटा, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। तो शुद्ध जल की मोलरता जब जब निकालना हो बेटा, तो आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा शुद्ध जल का घनत्व। क्या याद रखना पड़ेगा बच्चों, शुद्ध जल का घनत्व। ये होता है बेटा 1 ग्राम प्रति ml। कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। मतलब बेटा 1 ml जल का भार 1 ग्राम होता है। और जब शुद्ध विलायक है बेटा, मतलब शुद्ध जल है, तो इसमें विलेय कौन होगा, जल। विलायक कौन होगा, जल। विलयन कौन होगा, जल। मतलब विलेय विलायक विलयन सब कुछ कौन है बेटा, जल। अब मोललता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। और विलायक का भार अगर बेटा हम ग्राम में लेते हैं, अगर ग्राम में लेते हैं तो गुणित लगाना पड़ता है हमें 1000। तो विलेय कौन है बेटा, जल। तो जल के मूल कैसे निकालेंगे हम, तो जल के मूल बच्चों दिया हुआ भार, देखिए दिया हुआ भार 1 ग्राम बटे अणुभार बेटा, जल का अणुभार 18। तो ये हो गया बच्चों क्या, मोललता निकालने के लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, मोलों की संख्या आ गई हमारी कितनी बेटा, 1/18। कितनी आ गई, 1/18। और विलायक का भार, जल ही विलायक है इसलिए 1 गुणित 1000। तो इसको हल करेंगे बेटा, तो यह जाएगा 55.55 मोलल या मोल प्रति केजी। बहुत छोटा सा बेटा, बड़ा सादा सा हल है, कोई कठिन नहीं है। अब बेटा लघुत्तरीय प्रश्न है। अब एक काम करते हैं बेटा, हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों तक तो यहां कर लिया काम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो हो सकता है फिर आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाए। तो जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी बेटा लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके आगे से हम पार्ट 2 कवर करेंगे अगले वीडियो में। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।